और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ लिवर। एज विथ एनी ऑर्गन हम लोग उसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, उसकी एम्ब्रियोलॉजी करेंगे, उसके ग्रॉस फीचर्स करवाएंगे, फिर हम रिफ्लेक्शंस एंड रिलेशंस उसकी डिस्कस करेंगे। फाइनली में हम उसको रैप अप कर देंगे विद इट्स ब्लड सप्लाई एंड इट्स क्लिनिकल्स। ठीक है, दिस विल बी द कंटेंट्स फॉर दिस वीडियो। इंट्रोडक्शन ऑफ लिवर में, लिवर जो है हमारा दैट इज़ एन एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ जीआईटी। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जीआईटी में हम लोग दो तरीके के ऑर्गन्स पढ़ते हैं। एक वो ऑर्गन्स जिनका ल्यूमेन टच कर रहा होता है विद द फूड, तो वो प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ जीआईटी होते हैं। दूसरे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्टिव फंक्शन तो परफॉर्म करते हैं, डाइजेशन में मदद तो करवाते हैं, लेकिन उनका ल्यूमेन इन कॉन्टैक्ट में नहीं होता विद द फूड, तो उनको हम बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ जीआईटी। तो लिवर उनमें से एक है। ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। ठीक है, ग्लैंडुलर सेक्रीशंस होती हैं इसकी। इसका फंक्शन, मेन फंक्शन जो है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, सर्व्स एज ए मेटाबॉलिक फैक्ट्री। मेटाबॉलिज्म के जितने भी रिएक्शंस होते हैं अक्सर वो लिवर में ही होते हैं। रफली इसका जो वेट होता है 1.5 kg का होता है। लोकेशन इसकी क्या आ जाएगी, हमने एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड कर दिया था, तो ये अपर 3 रीजन्स में होता है। कौन कौन से? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर इंट्रोडक्शन। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ लिवर में हमें डिस्कस करें लिवर डेवलप कैसे हुई। हमें मालूम है कि लिवर जो आई थी वो ड्यूडेनम से आई थी, तो ड्यूडेनम मैंने ये बनाई है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 फंक्शंस होते हैं, एक होता है उसका एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, दूसरा होता है उसका सिक्रेटिव फंक्शन। एब्जॉर्प्शन करवाई की न्यूट्रिएंट्स की, फूड पार्टिकल्स की, सिक्रीशन करवाई की, सिक्रीशन ग्लैंडुलर सिक्रीशन करवाएगी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सिक्रीट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करेगी। ठीक है, तो अब हमारी एपिथेलियम है, उसकी एपिथेलियल लाइनिंग, वो उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। बिलफर्ज अगर उसको एब्जॉर्प्शन करनी है तो एपिथेलियल लाइनिंग ल्यूमिन की तरफ आएगी। जब वो ल्यूमिन की तरफ आ रही है, इसको हम बोलते हैं विलाय। ये काम क्या करेगी कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगी। ठीक है, ये आ गया इसके एब्जॉर्प्टिव फंक्शन के लिए। अगर इसको सिक्रीशन करवानी है तो सिक्रीशन कहीं पे स्टोर करेगी, तो अगर स्टोर करेगी तो फिर वो ल्यूमिन से अवे जाएगी। अवे गई तो फिर इसको हम कहते हैं ग्लैंड। ठीक है, अगर ज़्यादा सिक्रीशन स्टोर करनी है तो फिर ज़्यादा अवे चलती जाएगी, इतना अवे जल्दी जाएगी कि सब म्यूकोजा में आ जाएगी, तो उसको हम कहते हैं ब्रनर्स ग्लैंड। ये सिर्फ ड्यूडेनम में होते हैं। ब्रनर्स ग्लैंड क्या है? ऐसे ग्लैंड्स जो सब म्यूकोजा तक पहुँचे। यूजुअली ग्लैंड से म्यूकोजा तक महदूद रहते हैं, लेकिन ब्रनर्स ग्लैंड होते हैं सब म्यूकोजा तक जा रहे हैं वो। ठीक है, फिर ऐसे ही करो कि तुम्हें और सिक्रीशंस बनवानी है, तो तुम क्या करोगे कि इधर से ही, जैसे तुम ब्रनर्स ग्लैंड को सब म्यूकोजा तक लेकर गए, तुम एक यहाँ से ही निकलवाओगे। बिलफर्ज अगर मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ एक और ग्लैंड, उसको पूरा बाहर लेकर आओगे फ्रॉम ऑल द लेयर्स। सब म्यूकोजा से पास थ्रू करवाया, मस्कुलर एक्सटर्ना से पास करवाया, सेरोजा से पास करवाया, तो फिर पास होता तो जाएगा ही, लेकिन ये अपने साथ लेता हुआ जाएगा, सब म्यूकोजा भी, मस्कुलर लेयर भी वगैरह। ठीक है, तो फिर जब हम बाहर देखेंगे तो हमें एक बड नज़र आ जाएगा। बड ऐसे करके अगर बिलफर्स बड होगा, उस बड का नाम था हेपेटिक बड। उस बड को तुम लेकर गए वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम की तरफ, वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम की तरफ लेकर के उसको ग्रो करवा दिया, तो फिर वो बन गया हमारा लिवर। अब लिवर में 2 हिस्सों का प्ले हुआ, एक तो वो बड जो तुमने लेकर गए, दूसरा वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम इटसेल्फ जिसने मदद की उसको डेवलपमेंट में हिस्सा प्ले किया, उसको मीजोडर्म दी। ठीक है, तो 2 हिस्से अभी इधर आ गए। अब ये वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम का हम लोग अक्सर वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम नहीं बोलते, हम लोग कहते हैं इसको सेप्टम ट्रांसवर्सम। ठीक है, कहीं कहीं पे सेप्टम ट्रांसवर्सम है, कहीं कहीं पे वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम है, तो डजंट मैटर, सेम चीज़ के 2 नाम है। सही है। अब तुमने लिवर ग्रो करवा दिया, लिवर ग्रो करवाया तब उसको स्टोर भी करना है कहीं पर। उसका जो सिक्रीट करेगा उसकी सिक्रीशन को बोलते हैं बाइल। तो जब वो बाइल सिक्रीट करेगा तो कहीं पे स्टोर भी करना है, तो तुमने उसकी डक्ट में से एक कनेक्शन बनवा दी स्टोरेज यूनिट की। उस स्टोरेज यूनिट का नाम है गॉल ब्लैडर। ठीक है, जो पहले हमने बड निकाला था लिवर का, उसका नाम हमने रखा हेपेटिक बड। तो जो हमने अब गॉल ब्लैडर का बड निकाला था उसका नाम हमने रखा था सिस्टिक बड। ठीक है, अब रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है वो उसके फंक्शन के हिसाब से चेंज होती रहती है। या तो वो इनवेजिनेट करेगी, बनाएगी विलाय ताकि वो एब्जॉर्प्शन कर सके, या तो वो इवेजिनेट करेगी, बनाएगी ग्लैंड्स ताकि वो सिक्रीशन स्टोर कर सके। ऐसे ही अगर हम ज़्यादा सिक्रीशन स्टोर करना चाहते हैं तो हमारे ग्लैंड ज़्यादा पीछे जाते हैं। अगर म्यूकोजा तक ग्लैंड है तो रेगुलर ग्लैंड है हमारा,
अगर सब म्यूकोसा तक का है तो ब्रनर्स ग्लैंड। अगर बाहर लेकर चले गए, तुम ड्यूडनम से ही बाहर लेकर चले गए, उसको वेंट्रल म्यूकोगैस्ट्रियम में ग्रो करवा दिया, तो तुम्हारा एक बड़ा सा ग्लैंड बन जाएगा। उस ग्लैंड का नाम तुम रखोगे लिवर। अगर बनवा लिया है ग्लैंड तो उससे दूसरे भी फंक्शंस तुम करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सिक्रेटिव फंक्शन हो, उससे 3-4 और फंक्शंस भी करवा सकते हो तुम। ठीक है, अब उसको ग्रो करवाना है तो तुमने अपनी एंडोडर्म तो दे दी, लेकिन उसको सपोर्टिंग टिश्यू भी चाहिए होगा, तो सपोर्टिंग टिश्यू तुम्हें कौन प्रोवाइड कर रहा है? वेंट्रल म्यूकोगैस्ट्रियम। ठीक है, अब तुमने बनवा लिया ग्लैंड, तो अब इसकी सिक्रीशन स्टोर भी करोगे। स्टोर करने के लिए तुमने उसी डक्ट में से एक और बड निकलवा लिया, जिसका तुमने नाम रखा सिस्टिक बड। सिस्टिक बड में तुमने फॉर्म करवा दिया गॉल ब्लैडर। ठीक है, दिस वाज। और तब हम लिवर की एम्ब्रियोलॉजी को थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से टैली अप करने वाले हैं। लिवर हमें मालूम है कि एक ग्लैंड है, तो ग्लैंड के मेनली 2 हिस्से होते हैं। एक होता है उसका पैरेन्काइमा, दूसरा होता है उसका स्ट्रोमा। जो पैरेन्काइमा होता है दैट इज द फंक्शनल यूनिट, उसमें एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। तो फंक्शनल यूनिट, उसमें कौन से टिश्यूज हैं? एपिथेलियल। कौन से एपिथेलियल? ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ठीक है, और जो स्ट्रोमा है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट या फिर सपोर्टिंग यूनिट है, तो सपोर्ट देगा उसको। इसमें कौन से टिश्यूज होंगे? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इन दोनों की सप्लाई जो है वो अलग अलग है। पैरेन्काइमा जो हमारा आता है, जो हमने निकाला था ड्यूडेनम में से, दैट इज द हेपेटिक बड। अब पैरेन्काइमा जो स्पेसिफिकली है वो हेपेटिक बड की एंडोडर्म से आएगा। ठीक है, तो हेपेटिक बड की एंडोडर्म से, वहाँ से हमारा पैरेन्काइमा आता है। और जब स्ट्रोमा है, जो सपोर्टिंग यूनिट है उसका, जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो आता है सेप्टम ट्रांसवर्सम से। सेप्टम ट्रांसवर्सम बोल सकते हो, वेंट्रल म्यूकोगैस्ट्रियम बोल सकते हो। ठीक है, अब रेगुलर ग्लैंड में सिर्फ 2 हिस्से होते हैं उसके, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा। लिवर में स्पेशल बात यह है कि इसमें सिंस वो सिर्फ ग्लैंडुलर फंक्शन नहीं कर रहा, डिटॉक्सिफिकेशन का भी फंक्शन कर रहा है, तो उसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ होती है, दैट इज़ कैपिलरीज, जिसको हम बोलते हैं साइनसॉइड्स। ठीक है, अब ये साइनसॉइड्स जो हैं ये वेसल्स से आते हैं। वेसल्स में कौन सी वेसल, कौन सी एम्ब्रियोलॉजिकल वेसल जो इन साइनसॉइड्स को फॉर्म करवाती है? हमारे पास 2 सोर्सेज हैं साइनसॉइड्स की। एक है हमारे पास वाइट लाइन वेन, जो फॉर्म करती हैं 80% ऑफ दी हेपेटिक साइनसॉइड्स। दूसरी है हमारे पास अम्बाइलिकल वेन, जो फॉर्म करती है हमारी 20% ऑफ हेपेटिक साइनसॉइड्स। ठीक है, तो हमने लिवर को एज अ ग्लैंड में हमने उसको 3 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। एक उसका पैरेन्काइमा, एक उसका स्ट्रोमा, और तीसरा उसके साइनसॉइड्स। पैरेन्काइमा जो है उसका ग्लैंडुलर फंक्शनल यूनिट है, जो एपिथेलियल लाइनिंग से बना हुआ है। वो कहाँ से आ रहा है? हेपेटिक बड एंडोडर्मिस से है वो उसका। जो उसका स्ट्रोमा है, जो सपोर्टिंग यूनिट है, जो कनेक्टिव टिश्यू यूनिट है, वो आता है सेप्टम ट्रांसवर्सम से या फिर वेंट्रल म्यूकोगैस्ट्रियम से। ठीक है, तीसरा जो उसका हिस्सा है वो है साइनसॉइड्स, वो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन वाले फंक्शन के लिए काम में आता है। वो कहाँ से आ रहा है? एक तो हमारा वाइट लाइन वेन से, 80% उसका हिस्सा वाइट लाइन वेन से आ गया, और 20% उसका हिस्सा आ गया अम्बाइलिकल वेन से। ठीक है, दिस वाज अ टैलिंग अप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लिवर। और तब ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लिवर डिस्कस करने वाले हैं। लिवर एक वेज शेप्ड ऑर्गन है जिसके 5 सरफेसेस हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, सुपीरियर इंफीरियर एंड देन राइट। लेफ़्ट इसलिए नहीं क्योंकि लेफ़्ट पॉइंटेड है उसका। ठीक है, अब इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर है, एंटीरियर पोस्टीरियर, सुपीरियर और राइट, ये सारे के सारे कंबाइनली कहलाते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस, क्योंकि इनको कवर कर रहा होता है डायफ्राम। ठीक है, और बाकी जो बचा हमारा इंफीरियर, वो कहलाता है विसरल सरफेस, क्योंकि इसके कांटेक्ट में होते हैं डिफरेंट विसरास। सही है, इंफीरियर सरफेस इज विसरल एंड बाकी सारे के सारे हैं डायफ्रामेटिक। अब लिवर को
इस चीज़ ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया एनाटॉमिकली अगर देखा जाए। ये चीज़ क्या है? इस चीज़ का नाम है फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। उसने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक इसका बिगर राइट लोब, एक इसका छोटा लेफ्ट लोब। ये इसके डायफ्रामेटिक सरफेस या फिर एंटीरियर सरफेस की स्पेशली डिवीजन्स हो गई इनटू टू लोब्स। अगर हम इसका विसरल सरफेस देखें तो विसरल सरफेस में हमें दो एक्स्ट्रा लोब्स नज़र आते हैं, राइट और लेफ्ट तो हैं, लेकिन ये एक आगे की तरफ एक और एक्स्ट्रा लोब है और एक पीछे की तरफ एक्स्ट्रा लोब है। सबसे पहले हमें लेबलिंग करनी होगी। लेबलिंग में ये हमें ग्रीन चीज़ मैंने बनाई है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है। अगर मैं गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दूँ तो एक इधर स्पेस बन जाएगी फॉर गॉल ब्लैडर, इंप्रेशन होगी गॉल ब्लैडर की, तो उसको हम कहते हैं फॉसा फॉर गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके पीछे ही पोस्टीरियर साइड पर ही हमारे पास होती है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा अगर मैं रिमूव करवा दूँ तो फिर उधर उसका ग्रूव बन जाएगा, तो दिस इज़ ग्रूव फॉर इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। फिर ये जो हमें दिख रहा है ये हाइलम ऑफ लिवर है। हाइलम ऑफ लिवर को हम हाइलम नहीं कहते, हम उसको कहते हैं पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। बाकी हमें ये चीज़ जो अब साइड में नज़र आ रही है, दो ब्लैक से जो मैंने बनाई, ये लिगामेंट्स हैं। ये होता कुछ यूँ है कि अम्बाइलिकल वेन ट्रैवल कर रही होती है थ्रू द फेल्सिफॉर्म लिगामेंट और ट्रैवल कर रही होती है थ्रू द लिवर। जब वो ट्रैवल एम्ब्रियोलॉजिकली होती है वो तो फिर एज अ वेन फंक्शन करती है, लेकिन बाद में वो लिगामेंटिफाई हो जाती है, तो वो बनाती है हमारी एक ये वाला लिगामेंट विच इज़ नोन एज लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस। एक और भी हमारा लिगामेंट बनता है जो अम्बाइलिकल वेन का ही टेक्निकली डेरिवेटिव है, डक्टस विनोसिस का डेरिवेटिव हो, उसका नाम है लिगामेंटम विनोसम, ठीक है। अब ये जो दो लिगामेंट है ये दोनों लाइन से होते हैं। अब एक एच शेप हमारे पास इम्प्रेशंस का वो बन गया, पार्टीशंस बन गई विद इन दी विसरल सरफेस ऑफ द लिवर। तो एक ऊपर की तरफ हमारे पास सॉर्ट ऑफ स्क्वायर शेप लोब आ जाता है जिसकी बाउंड्रीज क्या बना रही हैं, फॉसा फॉर गॉल ब्लैडर, पोर्टा हेपेटिस और लिगामेंटम टीज हेपेटिस। ये स्क्वायर शेप्ड है तो हम इसको कहते हैं क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर, ठीक है। ये एंटीरियरली प्लेस्ड होता है। दूसरा जो हमारा है जो पोस्टीरियरली प्लेस्ड है वो उसकी बाउंड्री क्या होगी, पोर्टा हेपेटिस अगेन, ग्रूव फॉर इन्फीरियर वेना केवा और फिर लिगामेंटम विनोसम। ये जो है ये कहलाता है कैडोइड लोब, ये पोस्टीरियरली होता है। कैडो मीन्स टेल, तो टेल पोस्टीरियरली होती है तो कैडोइड लोब भी पोस्टीरियरली होगा हमारा लिवर के, ठीक है। ओके, अब ग्रॉस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरू किया था लिवर के सरफेसेस से, हमने देखा था कि उसके 5 सरफेसेस हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और राइट सरफेस, जिसमें से हमने इन्फीरियर को हटाकर बाकी सारों को बोल दिया डायफ्रामेटिक सरफेस। तो कौन कौन सी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और राइट आर नोन एज डायफ्रामेटिक सरफेस क्योंकि उनको डायफ्राम कवर कर रहा होता है। बाकी जो बचा इन्फीरियर तो उसे हम कहते हैं विसरल सरफेस। हमने डायफ्रामेटिक सरफेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया बाय द वर्च्यू ऑफ फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है, ये रहा। अब फिर हम जब मूव करें विसरल सरफेस की तरफ तो विसरल सरफेस में हमें कुछ इंप्रेशंस और कुछ लिगामेंट्स नज़र आए। इंप्रेशंस कौन कौन सी, एक हमें नज़र आया फॉसा फॉर गॉल ब्लैडर, दूसरा हमें नज़र आया ग्रूव फॉर इन्फीरियर वेना केवा, दोनों लाइन में लगे हुए। फिर हमें नज़र आई लिगामेंट साइड पर लिगामेंटम टीज हेपेटिस जो अम्बाइलिकल वेन की रेमिनेंट है और दूसरा लिगामेंटम विनोसिस जो डक्टस विनोसिस की रेमिनेंट है। उन दोनों के दरमियान में पोर्टा हेपेटिस, तो एक एच शेप पार्टीशन बन गई हमारी। उस एच शेप पार्टीशन ने दो हमें एक्स्ट्रा लोब्स दिए, उसके एंटीरियरली क्वाड्रेट लोब था, उसके पोस्टीरियरली कैडोइड लोब था। क्वाड्रेट लोब की हमने बाउंड्रीज डिस्कस की तो वो गॉल ब्लैडर और लिगामेंटम टीज हेपेटिस के बीच में था। उसके एंटीरियर साइड पर लिवर ऑब्वियसली आ जाएगी और उसके पोस्टीरियर साइड पर हमारे पास आ जाएगा पोर्टा हेपेटिस। कैडोइड लोब का डिस्कस करते हुए तो उसके ग्रूव और इन्फीरियर वेना केवा और लिगामेंटम विनोसम के बीच में है वो, उसके एंटीरियरली अब इस दफ़ा आ जाएगा पोर्टा हेपेटिस और उसके पोस्टीरियर बाउंड्री पर आ जाएगा हमारा
लिवर की इंफीरियर बॉर्डर या पोस्टीरियर बॉर्डर। अब जो हम डिस्कस करने वाले टॉपिक एक सॉर्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा टॉपिक है, दैट इज़ हमने पहले डिवाइड किया था एनाटमिकली लिवर को, अब हम उसको डिवाइड करने जा रहे हैं फिजियोलॉजिकली। ठीक है, फिजियोलॉजिकली डिवाइड करने के लिए मैंने अब क्या बनाया, ये वेन्स बनाई हैं। ब्लू कलर में वेन्स हैं, रेड कलर में आर्टरी है। वेन्स जो हैं ये हमारी पहले लेबल कर लेते हैं। इसका नाम है राइट हेपेटिक वेन, क्योंकि ये राइट साइड की है। ये है मिडिल हेपेटिक वेन और ये है लेफ्ट हेपेटिक वेन। मिडिल हेपेटिक वेन ने लिवर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लिया, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, अब जो लेफ्ट हेपेटिक वेन थी उसने लेफ्ट साइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, लेफ्ट मीडियल, लेफ्ट लेटरल। ठीक है, तो बिल्कुल अब ये क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट मीडियल एंड दिस इज लेफ्ट लेटरल। ठीक है, सिमिलरली राइट साइड भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया बाय द प्रेजेंस ऑफ राइट हेपेटिक वेन। दिस वुड बी नोन एज नाउ राइट मीडियल एंड दिस इज नोन एज राइट लेटरल। ठीक है, अब हमने चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया लिवर को। अब क्या होगा कि जब हेपेटिक आर्टरी आ रही है वो डिवाइड हो जाएगी इनटू टू, राइट हेपेटिक आर्टरी एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। तो दिस इज राइट हेपेटिक आर्टरी एंड दिस इज लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, अब इन चार हिस्सों को हमने डिवाइड कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों में डिवाइड कर लिया हमने चार को। तो उसूलन अगर मैं लेबलिंग करूं तो लेबलिंग कुछ यूँ होनी चाहिए थी, इधर 1 होता, इधर 2 होता, इधर 3 होता, 4 होता, 5 6 7 8। कुछ यूँ अगर लेबलिंग होती तो ये सेगमेंट्स बन जाते, 8 सेगमेंट हो जाते लिवर के, जैसे हमने लंग्स के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स पढ़े थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारा 1 है वो होता है हमारा कैड्रोइड लोब। कैड्रोइड लोब जो है उसको हमने एज अ 1 क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि वो लेता है सप्लाई फ्रॉम बोथ साइड्स। मतलब वो राइट हेपेटिक आर्टरी से भी सप्लाई लेता है, वो लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी से भी सप्लाई लेता है। वो राइट बाइल डक्ट से भी सप्लाई लेगा, रादर ड्रेन करेगा उसमें, लेफ्ट बाइल डक्ट से भी ड्रेन करेगा अपने आप को। वो राइट हेपेटिक वेन भी यूज़ करेगा, लेफ्ट हेपेटिक वेन भी यूज़ करेगा, मिडिल हेपेटिक वेन भी यूज़ करेगा। तो वो सारी सप्लाई लेता है, तो हमने उसको 1 एज अ कंसिडर किया है कैड्रोइड लोब को। ठीक है, फिर अब जब हमने उसको एज अ 1 कंसिडर किया तो यहाँ से 1 रिमूव हो गया, क्योंकि ये तो कैड्रोइड लोब नहीं है। कैड्रोइड लोब तो अराउंड यहाँ पर होगा, पोस्टीरियर साइड पर होगा और इंफीरियर सरफेस पर होगा वो। तो फिर अब हमें सारा मिटाना पड़ा सेगमेंट्स को। तो अब हमारा जो सेगमेंट शुरू होगा वो होगा 2 से। ठीक है, अब जब 2 से शुरू हुआ तो उसके बाद आना चाहिए था 3। अब फोर्थ जो सेगमेंट है वो हमारा बड़ा सेगमेंट है, 4A एंड 4B। ठीक है, 4A एंड 4B ये बड़ा सेगमेंट है। ये डायफ्रामेटिक सरफेस में भी जाएगा और फिर ये इंफीरियरली भी जाएगा। तो इंफीरियरली जब ये जाएगा तो फोर्थ साइड पर हमारा आ जाएगा क्वाड्रेट लोब। तो क्वाड्रेट लोब इज अ पार्ट ऑफ फोर्थ सेगमेंट या फिर फोर्थ फिजियोलॉजिकल सेगमेंट ऑफ द लिवर। ठीक है, ये बात आ गई। फिर फाइनली अब हम लाइक क्लॉकवर्क फिर से चलते हैं। यहाँ पर 5th सेगमेंट आ जाएगा, 6th सेगमेंट आ जाएगा, 7th आ जाएगा और 8th सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अब इसको 8 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। डायफ्रामेटिक सरफेस में हमें 7 नज़र आते हैं, बाकी इंफीरियर सरफेस पे जो हमारा कैड्रोइड लोब है दैट इज़ द सेगमेंट नंबर 1। ठीक है, और डायफ्रामेटिक सरफेस से फिर 2 से शुरू होते हैं, 2 3 4A 4B 5 6 7 8। ओके, जब रिफ्लेक्शंस ऑफ लिवर डिस्कस करते हुए ये मैंने पिक्चर उठाई थी स्टमक में से, स्टमक की मीज़ोगैस्ट्रियम की डेवलपमेंट जब हम कर रहे थे। तो हमने वेंट्रल मीज़ोगैस्ट्रियम को 2 हिस्सों में डिवाइड करवा दिया था बाय द फॉर्मेशन ऑफ लिवर। एक हिस्सा जो स्टमक को लिवर के साथ कनेक्ट कर रहा था विच वॉज हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। ठीक है, दूसरा हिस्सा जो लिवर को कनेक्ट कर रहा था एंटी एब्डोमिनल वॉल के साथ जो था फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। तो ये जो अब बनाया है हमने, अभी भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ये है हमारा फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, तो पहला जो हमारे पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन है वो आ गई हमारी फेल्सिफॉर्म लिगामेंट।
दूसरी टेक्निकली हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट भी कर सकते हैं, हेपेटोगैस्ट्रिक एज वेल एज हेपेटोड्यूनल लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा कि जब फैल्सिफॉर्म लिगामेंट आगे जाएगा तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक उसका राइट हिस्सा, एक उसका लेफ्ट हिस्सा। जो राइट हिस्सा है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी लिगामेंट। ठीक है, राइट कोरोनरी लिगामेंट रादर। अब ये क्या होगा कि पहले एंटीरियरली मूव करेगा, राइट कोरोनरी लिगामेंट यहाँ से आ रहा है एंड देन इट्स मूविंग एंटीरियरली, मूव करता हुआ जाएगा। जब भी कॉर्नर पर पहुँचेगा टिप पर, तो ये बन जाएगा राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट। ठीक है, अब जब ये जाएगा तो अभी पीछे रिफ्लेक्ट होगा, पीछे रिफ्लेक्ट होता हुआ चला जाएगा, और अब जो ये हिस्सा है ये कहलाएगा राइट कोरोनरी लिगामेंट एज वेल। एक एंटीरियर था तो उसका नाम हम रख रहे हैं एंटीरियर लिम्ब ऑफ राइट कोरोनरी, एक पोस्टीरियर है तो उसका नाम हमने रख दिया पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ राइट कोरोनरी लिगामेंट। ठीक है, तो राइट साइड पे हमने 3 लिगामेंट्स डिस्कस किए, एंटीरियर लिम्ब ऑफ राइट कोरोनरी, राइट ट्राइंगुलर और पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ राइट कोरोनरी। लेफ़्ट साइड पर अगर आ जाओ तो लेफ़्ट साइड पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक ही लिगामेंट है हमारा, उसके फिर 2 लिम्स हैं। एक हमारा आ जाएगा लेफ़्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, और फिर जब रिफ्लेक्ट पोस्टीरियरली करेगा तो वो आ जाएगा हमारा पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ लेफ़्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट। तो ये लेफ़्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट आ गया और ये पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ लेफ़्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट। ठीक है, सिंपल हो गया। अब होता कुछ यूँ है कि कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं इन द लिवर जहाँ पे पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस नहीं होती, उनको हम कहते हैं बेयर एरियाज ऑफ लिवर। ठीक है, अब वो कुछ 4 चीज़ें, 4 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर लिवर को पेरिटोनियल नहीं कवर कर रही। सबसे पहली जो हमारी जगह है दैट इज़ इंफीरियर वेना केवा का ग्रूव। वहाँ पर पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस नहीं होती, कोई पेरिटोनियल उसको कवर नहीं करेगी क्योंकि इंफीरियर वेना लगी हुई है उसके साथ। तो जब हम इंफीरियर वेना केवा को हटाएंगे तो उसको हम देखेंगे तो ग्रूव और इंफीरियर वेना केवा में कोई पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस नहीं होंगी। ठीक है, तो आईवीसी ग्रूव। उसके अलावा गॉल ब्लैडर जहाँ पर है, फॉसा फॉर गॉल ब्लैडर, तो उधर भी कोई भी पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। सही है। तीसरी जो हमारी जगह है दैट इज़ पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस के थ्रू वेसल्स आती हैं, तो फिर वहाँ पर हम पेरिटोनियल रख ही नहीं सकते कि वेसल जाएगी तो उसके थ्रू पास करके तो ही नहीं जाएगी। तो ठीक है, 3 जगह ये आ गई। चौथी जगह जो है उसका नाम ही हमने रख दिया है द बेयर एरिया ऑफ लिवर। ठीक है, अब उसकी हमें बाउंड्रीज़ करनी है। उसकी बाउंड्रीज आसान है। ये जब हम देख रहे हैं 2 सेकंड नेक्स्ट, जो हमने देखा अभी ये जो आया एंटीरियर लिम्ब ऑफ राइट कोरोनरी लिगामेंट, जब ये बना राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट में, फिर जब ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ इनटू पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ राइट कोरोनरी लिगामेंट, तो एक ट्राइंगल सा बन गया जिसका एक साइड जो बनाया वो बनाया इंफीरियर वेना केवा ने, एक साइड बनाया पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ राइट कोरोनरी लिगामेंट, एक साइड बनाया इसका एंटीरियर लिम्ब ऑफ राइट कोरोनरी लिगामेंट, और जो इसका एपेक्स है वो बनाया किसने, राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट में। तो ये बाउंड्रीज आ गई ऑफ द बेयर एरिया ऑफ लिवर। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इज नोन एज द बेयर एरिया ऑफ लिवर। उसके अलावा 3 और बेयर एरियाज हमने डिस्कस किए और बाकी द बेयर एरिया ये आ गया। ये रिफ्लेक्शन थी लिवर की। एक तो ये हमारी आगे फैल्सिफॉर्म लिगामेंट 2 में डिवाइड हो गया, उसके फिर हमने राइट कोरोनरी या लेफ्ट ट्राइंगुलर किया। फिर दूसरे हमने डिस्कस किया थोड़ा सा उसको हेपेटोगैस्ट्रिक एंड हेपेटोड्यूनल लिगामेंट, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो उसमें मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर द रिफ्लेक्शंस ऑफ लिवर। रिलेशंस ऑफ द लिवर, इसका जो एंटीरियर सुपीरियर सरफेस है, हमें मालूम था कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस और डायफ्रामेटिक सरफेस, तो इन तीनों के ऊपर हमारे पास डायफ्राम की कवरिंग आ जाएगी, डायफ्राम की रिलेशंस आ जाएगी। इसके अलावा इसके जो इंफीरियर ये है वो विसरल सरफेस है, तो बहुत सारे विसरल जो इसके इंफीरियर रिलेशन में आते हैं। हमारे पास स्टमक आ जाता है, ड्यूडेनम आ जाता है, गॉल ब्लैडर आ जाता है, ट्रांसवर्स कोलन आ जाता है, असेंडिंग कोलन आ जाता है, असेंडिंग ये ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन हैं ये इसके इंफीरियर रिलेशंस बना रहे हैं क्योंकि इंफीरियर सरफेस या विसरल सरफेस से
उसके अलावा पोस्टीरियरली अगर देखा जाए तो हमारे पास इंफीरियर वेना केवा होगी इसकी पोस्टीरियरली, राइट किडनी और राइट एट्रियम ग्लैंड जो किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है वो दोनों इसके पोस्टीरियर रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, तो सो ऑल्सो रिलेशन ऑफ द लिवर। अब जो हम क्लिनिकल डिस्कस करने चाह रहे हैं दैट इज़ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस है क्या? इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। हमें मालूम है हम किसी भी वर्ड के सामने आइटिस लगा देते हैं तो उसकी इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट करता है वो। ठीक है, अब इसका कॉज क्या क्या हो सकता है? कॉज हमारे पास वायरल हो सकता है, ऑटो इम्यून हो सकता है, अल्कोहलिज्म हो सकती है। वायरल में हमारे पास दो तरीके के वायरसेस होते हैं। एक ऐसे वायरस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिवर को अफेक्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं हेपेटोट्रोपिक वायरसेस। दूसरा हमारे वैसे वायरस हैं जो जनरलाइज्ड अफेक्ट करते हैं, फिर उसमें से लिवर का भी हिस्सा है तो लिवर भी डैमेज हो जाता है, उसको हम कहते हैं जनरलाइज वायरसेस। अब वो हेपेटोट्रोपिक कौन से वायरस हैं? वो हैं हमारे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। ठीक है, और हमारे जनरलाइज वायरसेस कौन से हैं? साइटोमेगलो वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ऑटो इम्यून कॉज। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो रही है। ठीक है, एक और फिर हमारे क्लॉज आता है दैट इज़ अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म लिवर को डैमेज करवाती है। मैनिफेस्टेशन अभी मैनिफेस्ट कैसे होगा? या तो ये एक अक्यूट अटैक की सूरत में आएगा, रैपिड ऑनसेट होगा, अक्यूट अटैक होगा, या फिर ये एज अ क्रॉनिक भी आ सकता है, मतलब कि डिलेड ऑनसेट हो, सीवियर सिम्टम्स ना हो, 6 महीने से ज़्यादा अगर हो तो उसको क्रॉनिक कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, या फिर ये अब आ सकता है अक्यूट ऑन क्रॉनिक। पेशेंट चल रहा है इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस के स्टेट में, या अचानक से उसको अटैक आ जाए फॉर एन अक्यूट सिम्टम्स वगैरह उसमें हो, तो उसको हम कहते हैं अक्यूट ऑन क्रॉनिक। फाइनली हमारे फुलमिनेंट लिवर फेलियर, मतलब कि कंप्लीट लिवर फेलियर हो चुका है और लिवर अब फंक्शन नहीं कर रहा। अब इसके सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं? सिम्टम्स, पहला सिम्टम है जॉन्डिस, जिसमें कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों की लेवल्स हाई होंगी। दूसरा है हमारा अमोनिया टॉक्सिसिटी। अमोनिया टॉक्सिसिटी में हमारी अमोनिया की लेवल्स हाई हो जाती हैं। उस अमोनिया फिर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और उसके मेटाबॉलिक पाथवेज को डिस्टर्ब करेगा, ब्रेन के मेटाबॉलिक पाथवेज को डिस्टर्ब करने के बाद वो ब्रेन को कोमा में लेकर जा सकता है, जिसको हम कहते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। उसके अलावा हमारे एकोलिक स्टूल्स होते हैं। सिंस हमारी बिलिरुबिन कॉन्जुगेट सही तरीके से तो हो नहीं रही, तो उसकी वजह से स्टर्कोबिलिनोजन नहीं बनता, जिसकी वजह से एकोलिक स्टूल्स आ जाते हैं। ओके, तो लिवर के क्लिनिकल्स में जो अब हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस जो हमारे पास मेन हेपेटाइटिस वाले वायरसेस हैं वो 5 हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। इनका हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है कि ये होते कैसे हैं, फिर हम उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फो डिस्कस करेंगे। तो हेपेटाइटिस ए से शुरू करते हैं। उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? फीको ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन होगा हेपेटाइटिस ए का। वो सिर्फ और सिर्फ अक्यूट फॉर्म में इलनेस कॉज कर सकता है, क्रॉनिक फॉर्म में वो नहीं होता। ठीक है, इसका जिनोम क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। अगर ज़्यादा स्पेसिफिक होना है तो ये प्लस स्ट्रैंड है। ठीक है, उसके अलावा ये कोई कॉम्प्लिकेशन एजेंसेस नहीं कॉज करवाता, ऑल्दो ये कभी कभी रेयरली, वेरी रेयरली फुलमेंट लिवर डैमेज या फिर लिवर फेलियर की तरफ जा सकता है, लेकिन अक्सर ये नहीं करवाता। उसके अलावा हमारे पास हेपेटाइटिस बी आ गया। इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है पारेंट्रल है। ठीक है, ब्लड बॉन्ड के थ्रू हो सकता है, प्लेसेंटा वगैरह के थ्रू हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू ये फैल सकता है। ये अक्सर अक्यूट भी करवाता है एंड क्रॉनिक भी करवाता है। ये एक डीएनए जीनोम का वायरस है और इसके कॉम्प्लिकेशन हमारे पास कैंसर ऑफ लिवर, हेपेटोकार्सिनोमा ऑल्सो नोन एज सीए लिवर, ये कॉज करवा सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है हेपेटाइटिस सी। ये भी पारेंट्रल ही है। इसका सीन ये है कि इसका जो अक्यूट फेज़ होता है वो साइलेंट होता है, तो एज अ कैरियर फेज़ कहलाता है वो। उसके कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होते, या फिर होते भी है तो जनरल सिम्टम्स होते हैं इसके। ठीक है, फिर जब हमें पता चलती है कि किसी का हेपेटाइटिस सी है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसका फेस अक्यूट फेज साइलेंट था। क्रॉनिक फेज अक्सर इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखाता। जब तक बंदा आता है तब तक पूरी लिवर सिरोसिस वगैरह में चली गई होती है। ठीक है, अब इसका जिनोम क्या हुआ? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, और ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस में अगेन सीए लिवर, कैंसर ऑफ लिवर ये कॉज करवा सकता है। हेपेटाइटिस डी जो है ये भी पारेंट्रली होता है। इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो ये अकेले नहीं होगा, ये हेपेटाइटिस बी के साथ आएगा। अब या तो ये साथ में आए, मतलब कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है और फिर उसके साथ ही ये शॉर्ट ड्यूरेशन के दरमियान हेपेटाइटिस डी भी उसके साथ ही आ गया, तो उसको हम कहते हैं को इन्फेक्शन। या फिर कोई ऐसा बंदा है
जिसको हेपेटाइटिस बी है, कुछ अरसा हो गया उसको हेपेटाइटिस बी है ही है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, उसके बाद हेपेटाइटिस डी जो है वो उसको इन्फेक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। ठीक है, को इन्फेक्शन दोनों साथ में आए, सुपर इन्फेक्शन बी पहले आया फिर डी आया, सही है। फिर हमारे पास इसका जीनोम आ जाता है, तो ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ये अगेन सी ऑफ लिवर, कैंसर ऑफ लिवर कॉज करवा सकता है। हेपेटाइटिस ई जो है हमारा वो फीको ओरल रूट, ए और ई दोनों फीको ओरल रूट से हो रहे हैं, ठीक है, दोनों फिर से एक्यूट है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि ये फेटल होता है यूजुअली प्रेगनेंसी में, वरना ये भी इसकी कोई ज़्यादा खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, लेकिन सिवाय इसके कि ये फेटल है इन प्रेगनेंसी। अब इसके थोड़े से सिम्टम्स अगर डिस्कस कर सकते हैं, वायरल हेपेटाइटिस में सिम्टम्स कैसे शो होंगे, तो हमने सिम्टम्स दो फेजेस में डिवाइड कर दिए होते हैं। एक होता है इसका प्रोड्रोमल फेज, दूसरा होता है इसका एक्टेरिक फेज, ठीक है, इसको फेज में बोल सकते हैं, सिम्टम्स भी बोल सकते हो। प्रोड्रोमल में होता ये कि वायरल के जनरल जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, जैसे फीवर आ गया, वीकनेस आ गई, जॉइंट हर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, एकिंग जॉइंट्स वगैरह, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन वगैरह, ठीक है, ये प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहलाते हैं। एक्टेरिक सिम्टम्स हैं, ये होगा कि जॉन्डिस, एकोलिक स्टूल्स, बाकी जितने भी सिम्टम्स जैसे हमने अमोनिया टॉक्सिसिटी, हेपेटिक एनकेफ है, वो तो बाद की बात है, लेकिन ऐसे जो सिम्टम्स हैं ना सारे, वो एक्टेरिक फेज के कहलाते हैं, जो हेपेटाइटिस वाले सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स ऐसे आ जाते हैं। फिर अब हमें एक और टॉपिक इसका डिस्कस करना होता है, दैट इज़ सीरोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस बी। सीरोलॉजी होती है कि आप ब्लड में उसकी एंटीजन और एंटीबॉडी चेक कर रहे हो किसी भी वायरस की, ठीक है। हम हेपेटाइटिस बी का देख रहे हैं क्योंकि उसका लिखा गया बुक में, तो फिर उसका हमें चेक करना है। अब सीरोलॉजी में दो चीज़ें चेक करते हैं, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। वायरस के तीन हिस्से कर दिए हमने, एक उसका सरफेस पार्टिकल है, दूसरा उसका एनवेलप है, तीसरा उसका कोर है। कोर बेसिकली जीनोम है उसका, ठीक है। अब सरफेस पार्टिकल्स में सरफेस पार्टिकल का एंटीजन होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, तो हम लिखते कैसे हैं, HBsAg, मतलब कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन रही तो एंटी HBsAg, एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ऐसे ही HBeAg है, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, एंटी हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन। कोर में आ जाए हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन एंड एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। इसमें हम चार यूज़ करते हैं, हम एक सरफेस एंटीजन यूज़ करते हैं, उसकी एंटीबॉडी यूज़ करते हैं इन सीरोलॉजी, फिर हम एनवेलप का एंटीजन यूज़ करते हैं और एंटीबॉडी हम कोर की यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि हम कैसे ये हमारे में सीरोलॉजी में थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस ये हमें कैसे शो होती हैं इनकी वैल्यूज़। शुरू करते हैं सरफेस एंटीजन से। तो बिलफर्स के 4th वीक से एक बंदे को हुआ हेपेटाइटिस बी, 4th वीक से उसके सिम्टम्स आना शुरू हो गए और 12th वीक तो उसके सिम्टम्स चल रहे हैं। तो जो HBsAg है, हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन है, वो उसके सिम्टम्स आने से पहले शुरू हो जाएगा, उसकी लेवल राइज होना शुरू हो जाएगी और उसके सिम्टम्स के जाने के बाद तक उसकी लेवल रहेगी। अब ये तकरीबन रह सकती है 6 वीक्स तक, 6 वीक्स नहीं रहा, 6 मंथ्स तक रह सकती है ये। अगर ये ख़त्म हो गई जल्दी, 6 मंथ्स के अंदर ख़त्म हो गई, तो फिर ये एक्यूट फेज कहलाता है, इसका एक्यूट है, सही हो गया बंदा। लेकिन अगर ये 6 मंथ्स के बाद भी ऑन एंड ऑफ रही, मतलब कि इसकी लेवल रहती गई, तो ये क्रॉनिक स्टेट में कहलाएगा या फिर कैरियर स्टेट कहलाएगा इसका, ठीक है। डिपेंड करता है, फिर अगर ज़्यादा है तो क्रॉनिक, अगर कम है तो फिर इसको कैरियर कह देते हैं, क्योंकि सिम्टम वाइज फिर हम देखते हैं उसको, ठीक है। फिर आ जाओ एनवेलप की एंटीजन पर, HBeAg। तो वो जो होता है वो सिम्टम्स जब आते हैं तो उसकी ड्यूरेशन वही होती है, सिम्टम्स आए तो वो आया, सिम्टम्स गए तो चला गया। कौन सा? हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन। ये हमारा इन्फेक्टिविटी को दिखाता है, ठीक है। तो पहले ने हमें दिखाया कि फेज़ एक्यूट है या क्रॉनिक है या कैरियर है, दूसरे ने हमें बताया कि इसकी वायरल इन्फेक्टिविटी का फेज़ कितना है। अब एंटीबॉडीज़ पर आ जाओ, तो एंटीबॉडीज़ जो हैं हमारी, जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की एंटीबॉडी है वो बनती है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के जाने के कुछ हफ्तों बाद। तो बिलफर्स एंटीजन 14th वीक में गया अगर, तो ये बनेगी 20th 24th, ठीक है। 5-6 हफ्ते लग जाते हैं इसका अपना क्या नाम है, एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के आने के लिए। तो इन दोनों के बीच में जो पीरियड आ जाता है, इसको हम कहते हैं विंडो पीरियड। इस विंडो पीरियड में अभी तक जो हमने एंटीबॉडीज़ डिस्कस की हैं उसमें से कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम लोग अब एक और एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, विच इज़ एंटी HBcAg, कोर एंटीजन की एंटीबॉडी। वो अकेली ऐसी एंटीबॉडी है
जो विंडो पीरियड में होगी, ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक से बनाई है ये सही है। अब ये जो कोर एंटीजन है ये कब आएगी, ये आएगी HBsAg के मतलब कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के आने के 4 हफ्तों के बाद ये आएगी और फिर ये थ्रू आउट लाइफ रहती है। तो किसी को भी इन्फेक्शन है तो ये कोर एंटीजन को हम देख सकते हैं और कोर एंटीजन थ्रू विंडो पीरियड भी हमें नज़र आती है, ठीक है। ये सवाल पूछते भी अक्सर कौन सा एंटीजन है या कौन सी एंटीबॉडी है रादर जो विंडो पीरियड में हमें नज़र आती है, तो फिर anti-HBsAg, ठीक है, कोर एंटीजन की एंटीबॉडी, ठीक है। दिस वॉज ऑल फॉर द लिवर वायरल हेपेटाइटिस। ओके, जो फाइनल क्लिनिकल हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब क्या, इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस ऑफ लिवर। जब लिवर डैमेज होता रहता है तो उसकी स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है उसकी, अब वो रिजनरेट नहीं कर पाएगा, तो उससे हम कहते हैं सिरोसिस। अब सिरोसिस हो क्यों सकता है, तो उसके वैसे तो बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन मैंने 3 लिखे। हेपेटाइटिस वायरस डिस्कस कर चुके हैं, अल्कोहलिज्म, क्रोनिक अल्कोहलिज्म कैन कॉज डैमेज टू द लिवर, एंड हीमोक्रोमेटोसिस। आयरन जब फ्री आयरन फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है इन द लिवर, तो उसे हम बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। अब ये डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, या तो प्राइमरी है, इडियोपैथिक है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, या फिर सेकेंडरी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस में लिवर डैमेज होता है। अब हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, लिवर दिखेगा कैसे। लिवर में क्या होगा कि अब इसमें फाइब्रस सेप्टा आना शुरू होगा। अगर ये बिल्कुल लिवर बनाएंगे हमें क्या नज़र आएगा, फाइब्रस सेप्टा, फाइब्रोसिस हो रही है तो फिर ऐसे सेप्टेशन। इन सेप्टा के बीच में हमारे होंगे नोड्यूल्स, रीजनरेटेड नोड्यूल्स, जिसमें रीजनरेशन की कोशिश हो रही है, ठीक है। अब इस नोड्यूल्स की वजह से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशन में। एक माइक्रो नोड्यूलर होता है जिसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बनेंगे, एक मैक्रो नोड्यूलर होगा जिसमें बड़े बड़े नोड्यूल्स बनेंगे, एक होगा मिक्स जिसमें छोटे नोड्यूल्स हैं बड़े नोड्यूल्स हैं। जब नोड्यूल्स बन रहे हैं तो अब इससे लिवर का जो सरफेस है वो रफ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टाइनी नोड्यूल्स हैं अगर, तो फिर वो उभर कर आएंगे तो रफ सरफेस हो जाएगा लिवर का, ठीक है। तो अब उसके देखेंगे तो यूजुअली लिवर स्मूथ होती है, लेकिन ये वाली सिरोटिक लिवर जो होगी वो रफ होगी। उसके अलावा इसकी साइज भी जो होगी वो कम हो जाएगी। बाकी अब इसके सिम्टम्स कैसे होंगे, सिम्टम्स 2 वजह से होते हैं। एक तो होती है लिवर डैमेज की वजह से, दूसरा होता है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। लिवर डैमेज किस वजह से होगा, सबसे पहला हाइपोएल्ब्यूमिन। लिवर की जो प्रोटीन प्रोडक्शन होती है वो एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करता है, अब वो नहीं प्रोड्यूस होगा तो फिर उसकी वजह से हाइपोएल्ब्यूमिनिया होगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, बीमा होगी, एसाइटिस होगा, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा जॉन्डिस। जॉन्डिस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो होगा क्यों लिवर डैमेज में। तीसरी बात है हाइपरएस्ट्रीनीमिया। हाइपरएस्ट्रीनीमिया का सीन ये है कि एस्ट्रोजन जो होता है वो लिवर उसको मेटाबोलाइज करवाता है वगैरह, तो अगर लिवर ही इसको मेटाबोलाइज नहीं करवा रहा तो उसकी लेवल बढ़ जाएगी इन द ब्लड, तो फिर से गायनोकोमेस्टिया हो सकता है, स्पाइडर वेबिंग ऑफ फिंगर्स हो सकती है, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। बाकी फिर दूसरे में सिम्टम्स आ जाते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। इनको डिटेल में हम ज़्यादा जब हम पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ। एक है ईसोफेगल वाराइसिस, दूसरा इंटरनल हेमरॉइड, तीसरा है कैपेटोमेलिसी, एंड देन फाइनली स्प्लीनोमेगाली। इनको डिटेल में हम लोग करेंगे जब हम करेंगे पोर्टल सर्कुलेशन।